आतंकवाद के बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों के प्रमुख यहां एक नई आतंकवाद विरोधी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एकत्र हुए। चौंक लोगों से भरा हुआ था। हर पृष्ठभूमि के नागरिक इस ऐतिहासिक पल को देखने आए थे और मीडिया इसे रिकॉर्ड करने में जुटा था। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष वाहन वहां पहुंचा। जैसे ही मेयर ने अपना भाषण खत्म किया, राष्ट्रपति ने लोगों की तालियों का स्वागत करने के लिए अपने हाथ फैलाए। तभी अचानक दो गोलियां तेजी से चलीं और राष्ट्रपति को सबके सामने मार दिया गया। पूरा माहौल तुरंत अफरा तफरी में बदल गया। लाइव प्रसारण करने वाले लोग भी सदमे में थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। काला धुआं और आग फैल गई, मंच उड़ गया और कई रिपोर्टर मारे गए। ये किसने किया? ऐसा कौन हो सकता है जिसने इतनी बड़ी घटना में राष्ट्रपति की हत्या कर दी? समय को पीछे ले जाएं। दोपहर 12 बजे, धमाके से सिर्फ 23 मिनट पहले, अनुभवी एजेंट बार्न्स अपने होटल के कमरे में सोच में डूबा बैठा था। तभी उसका दोस्त टेलर आया और बताया कि राष्ट्रपति आने वाले हैं। ये सुनकर बार्न्स जल्दी से नीचे गया, लेकिन उसने दो साथियों को यह कहते सुना कि वह अब भी एक टाइम बम जैसा है और उसे इस मिशन में नहीं होना चाहिए। दरअसल 1 साल पहले राष्ट्रपति पर हमले के दौरान बार्न्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर गोली रोक ली थी। वह बच गया, लेकिन उसे गंभीर मानसिक समस्या हो गई और उसे दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ा। इस बार टेलर ने उस पर भरोसा किया और उसे वापस ड्यूटी पर आने दिया। बार्न्स ने मन ही मन कसम खाई कि वह इस बार अपना काम पूरी तरह सही करेगा। कुछ देर बाद राष्ट्रपति का काफिला पहुंचा। एजेंट्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बार्न्स पूरी सतर्कता से हर व्यक्ति पर नजर रख रहा था। अचानक उसने एक आदमी को जैकेट में हाथ डालते देखा और तुरंत उसे पकड़ लिया। बाद में पता चला कि वह सिर्फ कैमरा निकाल रहा था। फिर भी बार्न्स ने लापरवाही नहीं की। जब राष्ट्रपति मंच पर पहुंचे तो बार्न्स और टेलर बगल में खड़े होकर हर छोटी चीज पर नजर रख रहे थे। मेयर के भाषण के दौरान बार्न्स ने सामने की इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की के पर्दे हिलते हुए देखे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एजेंट्स को वहां जांच करने के लिए कहा। बार्न्स ने भीड़ की ओर देखा और एक आदमी को संदिग्ध कमरे की तरफ कैमकॉर्डर से रिकॉर्ड करते हुए पाया। यह देखकर उसे कुछ अजीब लगा और वह सोच में पड़ गया। तभी एजेंट्स ने बताया कि पर्दे सिर्फ इसलिए हिल रहे थे क्योंकि कमरे में पंखा चल रहा था। उसी समय राष्ट्रपति ने भाषण शुरू किया। तभी लगातार 2 गोलियों की आवाज आई। बार्न्स ने ऊपर देखा तो पाया कि उस कमरे की खिड़की खुल चुकी थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। वह कुछ समझ पाता इससे पहले एक आदमी अचानक मंच पर दौड़ पड़ा। बार्न्स ने उसे रोक लिया और एजेंट्स को उसे पकड़ने का आदेश दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो राष्ट्रपति की हालत गंभीर थी। टेलर और अन्य एजेंट्स राष्ट्रपति को तुरंत वहां से ले गए और बार्न्स से कहा कि वह हमलावर को ढूंढे। बार्न्स ने तुरंत पूरे इलाके को बंद करने का आदेश दिया और पकड़े गए आदमी से पूछताछ की कि वह राष्ट्रपति की ओर क्यों भागा। पता चला कि वह एक पुलिस अधिकारी था जो मेयर की सुरक्षा में था, लेकिन स्थिति गंभीर थी, इसलिए बार्न्स ने उसे पूछताछ के लिए ले जाने का आदेश दिया। तभी टेलर आया और बताया कि राष्ट्रपति सुरक्षित हैं, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लग रहा था कि हमला सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था। तभी बार्न्स ने देखा कि कैमकॉर्डर वाला आदमी फोन पर बात कर रहा है। उसने तुरंत उसका कैमरा छीना और रिकॉर्डिंग देखी। दूसरी मंजिल का कमरा संदिग्ध लगने पर टेलर ने वहां जाने का फैसला किया। उधर बार्न्स वीडियो देखते हुए अचानक गंभीर हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक भयानक धमाका हुआ और पूरा हॉल तबाही में बदल गया। बार्न्स किसी तरह खड़ा हुआ और दुख के साथ चारों ओर देखा। वह लोगों की मदद करने ही वाला था कि एक एजेंट ने देखा कि पकड़ा गया पुलिस अधिकारी भाग रहा है और उसका पीछा किया। टीवी कैमरा वाला भी उसके पीछे दौड़ा। यह देखकर बार्न्स के दिमाग में एक विचार आया। वह जीएनएन की वैन में गया और उनसे कहा कि हमले से पहले के सारे वीडियो निकालें। तभी टेलर का फोन आया। उसने बताया कि हमलावर दूसरी मंजिल पर छिपा था और वह उसका पीछा करते हुए पश्चिम की ओर जा रहा है। बार्न्स ने कमांड सेंटर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह टेलर को फोन करने ही वाला था कि अचानक उसने टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें फैल गईं। वह तुरंत बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ये जानने के लिए कि उसने क्या देखा, हमें फिर से दोपहर 12 बजे के समय पर जाना होगा। इस बार कहानी का मुख्य किरदार है एक संदिग्ध पुलिस अधिकारी जिसका नाम एनरिक है। एनरिक एक ब्रीफ केस लेकर भीड़ में घुल मिल गया और पुलिस होने की वजह से उसे सुरक्षा जांच से छूट मिल गई। अंदर जाते समय उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला एक आदमी के साथ खड़ी होकर उससे बहुत करीब से बात कर रही थी। उन्होंने अपनी अगली मुलाकात का समय और जगह भी तय कर ली। ये देखकर एनरिक गुस्से में उस आदमी को घूरने लगा और फिर उस महिला के पास जाकर उससे सख्ती से पूछा कि वह क्या कर रही थी। उस महिला का नाम वेरोनिका था, जो एनरिक की गर्लफ्रेंड थी। ये समझकर कि एनरिक जल रहा है, उसने बार बार कहा कि वह उसी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसने वादा किया कि जब सब खत्म हो जाएगा
तो वे दोनों साथ भाग जाएंगे। इन मीठी बातों ने एनेरिक को शांत कर दिया। उसने अपना ब्रीफकेस वेरोनिका को दे दिया और भारी मन से उससे अलग हो गया। एनेरिक ने अपना पहचान पत्र दिखाया और अंदर के सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर गया, लेकिन वह ठीक से वहां पहुंच भी नहीं पाया था कि राष्ट्रपति की हत्या हो गई। यह देखकर वह मंच की ओर दौड़ा, लेकिन बार्न्स ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और जबरदस्ती वहां से हटाया। वह बार बार अपनी पहचान बता रहा था। तभी उसने देखा कि वेरोनिका भीड़ के बीच से आती हुई बिना किसी भाव के मंच के नीचे ब्रीफकेस रख रही है। यह देखकर एनेरिक जोर से चिल्लाया कि वहां बम है। यह सब कैमकॉर्डर वाले आदमी ने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन एजेंट्स ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और एनेरिक ने भी यह बात बार्न्स को नहीं बताई। तभी हॉल के बाहर एक धमाका हुआ। मौके का फायदा उठाकर एनेरिक ने एक एजेंट को गिरा दिया, लेकिन धमाके की लहर से खुद भी दूर जा गिरा। जब उसे होश आया तो एक एजेंट ने उसे देख लिया। एनेरिक ने तुरंत पिस्तौल उठाई और भागने लगा। भीड़ में एक तेज पीछा शुरू हो गया। भागते समय उसने एक एम्बुलेंस में अपनी गर्लफ्रेंड वेरोनिका को बैठे देखा, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक कार ने उसे टक्कर मार दी। तभी एजेंट भी वहां पहुंच गया। दर्द सहते हुए एनेरिक फिर भागने लगा। इलाके की जानकारी होने के कारण वह गलियों में तेजी से दौड़ा और आखिरकार एक घर के पास एजेंट से बच निकला, लेकिन वह छिपा नहीं। वह एक व्यस्त सड़क पार करके पुल के नीचे पहुंच गया। उसने अपनी बंदूक भरी और जैसे किसी का इंतजार करने लगा। वह किसका इंतजार कर रहा था, यह समझने के लिए हमें फिर से दोपहर 12 बजे के समय पर जाना होगा। इस बार कहानी का मुख्य किरदार है कैमकॉर्डर वाला आदमी, जिसका नाम हावर्ड है। हावर्ड कोई खास व्यक्ति नहीं था, वह एक साधारण पर्यटक था। वह हर जगह वीडियो बना रहा था और अनजाने में उसने वेरोनिका को उस आदमी के साथ बात करते हुए रिकॉर्ड कर लिया। तभी सैम नाम का एक आदमी उसके पास आया और उससे बहुत उत्साह से बात करने लगा। जब परिवार की बात आई तो हावर्ड के चेहरे पर दुख दिखा। हाल ही में उसकी अपनी पत्नी के साथ रिश्ते में दरार आ गई थी, इसलिए वह अकेले यूरोप घूमने आया था ताकि अपना दुख कम कर सके। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक छोटी लड़की ने गलती से उस पर आइसक्रीम गिरा दी। असल में सैम ही आतंकवादी नेता सुआरेज था, जो नकली नाम का इस्तेमाल कर रहा था, और वह वहां से चला गया। लड़की का नाम अन्ना था। हावर्ड ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे नया आइसक्रीम दिलाने की बात कही, क्योंकि अन्ना उसके बेटे की उम्र की ही थी। यह सुनकर अन्ना की मां ने मना कर दिया और उसे भीड़ में ले जाकर गायब हो गई। उसी समय राष्ट्रपति वहां पहुंचे। हावर्ड ने जल्दी से अपना कैमकॉर्डर उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने देखा कि मंच पर खड़े बार्न्स की नजरें कुछ अलग थीं। उसने उनकी नजर का पीछा किया और पीछे की खिड़की की ओर देखा। वह यह देखकर चौंक गया कि अंदर कोई व्यक्ति झलक रहा था। उसकी समझ ने कहा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, राष्ट्रपति की हत्या हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस बीच हावर्ड को अपनी पत्नी की याद आई। भागने के बजाय उसने अपने फोन से अपनी पत्नी के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसमें उसने अपने परिवार के लिए अपना प्यार जताया। लेकिन वह अपना संदेश पूरा कर पाता, उससे पहले बार्न्स ने उसका कैमरा छीन लिया। जैसे ही बार्न्स ने वेरोनिका को ब्रीफकेस फेंकते देखा, जोरदार धमाका हुआ। जब हावर्ड को होश आया तो उसने एक चीख सुनी। उसने देखा कि अन्ना डरी हुई अपनी मां को ढूंढ रही थी। हावर्ड उसे उस खतरनाक जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह उसे उठाकर बाहर ले गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने एनेरिक को भागते हुए देखा। हावर्ड ने यह दृश्य रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने अन्ना को एक पुलिस वाले के पास छोड़ा, उसे स्थिति समझाई और खुद कैमरा लेकर पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह गया, अन्ना ने भीड़ में एक महिला को देखा जो उसकी मां जैसी लग रही थी, और वह उसकी ओर दौड़ पड़ी। हावर्ड को इसका पता नहीं था। वह पूरी कोशिश कर रहा था एनेरिक को पकड़ने की, लेकिन वह एक आम आदमी था और एनेरिक व एजेंट्स जितना तेज नहीं दौड़ सकता था। जल्द ही वह थक गया। तभी अचानक उसे एनेरिक दिख गया, जो एजेंट से बच चुका था। जब एनेरिक सड़क पर दौड़ा तो हावर्ड एक पुल पर चढ़कर उसे रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसने देखा कि एक पुलिस यूनिफॉर्म पहने आदमी, एजेंट टेलर, ने एनेरिक को गोली मार दी। हावर्ड अभी संभल भी नहीं पाया था कि उसने फिर एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा कि अन्ना सड़क के बीच में दौड़ रही थी। यह देखकर हावर्ड डर गया और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन उसी समय एक एम्बुलेंस तेज गति से उसकी तरफ आ रही थी। अभी के लिए अन्ना की हालत को यहीं छोड़ते हैं और समय को फिर से दोपहर 12 बजे पर ले चलते हैं, ताकि पूरे हमले को सही तरीके से समझा जा सके। इस बार कहानी का मुख्य किरदार है अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी एश्टन। उस समय राष्ट्रपति हॉल की ओर जा रहे थे, लेकिन उनका काफिला एक होटल के सामने रुक गया। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा को अभी अभी यह पक्का पता चला था कि आज हत्या की साजिश होने वाली है। इसलिए सुरक्षा टीम ने फैसला किया कि एक हमशक्ल डुप्लीकेट को हॉल में भेजा जाएगा, जबकि असली राष्ट्रपति को होटल में सुरक्षित ले जाया जाएगा। सलाहकार के अनुसार अमेरिका ने हाल ही में एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया था, इसलिए आतंकियों ने इस सम्मेलन में बदला लेने की योजना बनाई। सलाहकार ने सुझाव दिया कि आतंकियों के ठिकानों पर
सीधे हवाई हमले किए जाएं। लेकिन यह सम्मेलन का बहुत महत्वपूर्ण समय था, इसलिए राष्ट्रपति ने मध्य पूर्व के देशों पर हमला करने की अनुमति नहीं दी। राष्ट्रपति टीवी स्क्रीन पर अपने हमशक्ल डुप्लीकेट को सम्मान पाते हुए देख रहे थे और उन्हें यह अजीब लग रहा था। असली राष्ट्रपति होते हुए भी उन्हें होटल में छिपना पड़ रहा था, जबकि नकली व्यक्ति सारी तारीफ और सम्मान पा रहा था। फिर राष्ट्रपति ने मंच पर खड़े बार्न्स को देखा और पूछा कि वह उनकी सुरक्षा के लिए वहां क्यों नहीं है। इस पर सुरक्षा प्रमुख ने कहा कि बार्न्स की मानसिक स्थिति अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और आज का दिन उसे परखने का मौका है। यह सुनकर राष्ट्रपति को गुस्सा भी आया और हंसी भी। आखिर बार्न्स ने ही उनकी जान बचाई थी, उसके साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं था। लेकिन तभी खबर आई कि हमशक्ल को गोली मार दी गई है। सलाहकार ने तुरंत फोन उठाया और पूछा कि क्या अब जवाबी हमला किया जाए। उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ। पता चला कि होटल की पहली मंजिल पर बम विस्फोट हुआ है। सलाहकार ने फिर भी जवाबी हमले की बात की, जिससे राष्ट्रपति नाराज हो गए। उन्होंने साफ कहा कि अभी हमला करना गठबंधन को तोड़ देगा और यही आतंकवादी चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके से उड़ गया। एक नकाब पहने व्यक्ति अंदर घुसा और बिना कुछ बोले सलाहकार और बाकी लोगों को गोली मार दी। फिर उसने डर चुके राष्ट्रपति पर बंदूक तान दी। यह नकाबपोश कौन था? उसे कैसे पता चला कि असली राष्ट्रपति यहाँ छिपे हुए हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें फिर से दोपहर 12 बजे पर जाना होगा। अब यह कहानी का आखिरी हिस्सा है। हॉल के बाहर एक रेस्टोरेंट में अन्ना खुशी से आइसक्रीम ले रही थी। जाते समय उसने पीछे बैठे एक आदमी की ओर देखा। वह आदमी था सुआरेज, वही व्यक्ति जो बाद में हार्वर्ड से बात करता है। लेकिन वह कोई आम आदमी नहीं था। वह एक खतरनाक आतंकी संगठन का नेता था जो यूरोप और अमेरिका के लिए बड़ी समस्या बना हुआ था। सुआरेज ने अपना हेडसेट पहना और शांति से पूरे हमले की योजना को निर्देश देना शुरू किया। उसी समय वेरोनिका भी एक आदमी से संपर्क में थी। उसका नाम जेवियर था, जो पहले स्पेशल फोर्स में सैनिक रह चुका था। असल में जेवियर का वेरोनिका से कोई रिश्ता नहीं था। वह यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके भाई को सुआरेज ने अगवा कर लिया था और उसके पास उनकी मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्क्रीन पर अपने भाई को बुरी हालत में देखकर जेवियर ने गुस्से में वेरोनिका का सिर कसकर पकड़ लिया, फिर मुड़कर चला गया और रास्ते में एनरिक के पास से गुजर गया। दूसरी तरफ टीवी कैमरामैन भीड़ की शूटिंग कर रहा था। वह भी सुआरेज के लोगों में से एक था। सुआरेज ने जानबूझकर हत्या की खबर पहले ही फैला दी थी ताकि राष्ट्रपति को बॉडी डबल हमशक्ल इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा सके, क्योंकि उसने पहले से ही उस होटल में अपने लोग तैनात कर दिए थे जहां असली राष्ट्रपति ठहरे थे। एक पूरी तरह ब्रेन वॉश किया हुआ आतंकी खुद को बलिदान करने के लिए तैयार था। जैसे ही पता चला कि राष्ट्रपति होटल में लौट आए हैं, सुआरेज ने जेवियर को कार्रवाई करने का आदेश दिया, जबकि वह खुद हॉल में चला गया। उसी समय उसने देखा कि हार्वर्ड वेरोनिका को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वह तुरंत उसे रोकने पहुंच गया। जब तक वेरोनिका बम वाला ब्रीफकेस नहीं ले लेती, सुआरेज वहां से नहीं गया। उसने अपने फोन से पंखा चालू किया ताकि बार्न्स का ध्यान उस कमरे की ओर जाए। फिर उसने दूर से स्नाइपर राइफल से राष्ट्रपति के हमशक्ल को गोली मार दी। इसके बाद सुआरेज उस कमरे में गया जहां एम्बुलेंस और वेरोनिका छिपे हुए थे। निर्दयी सुआरेज ने वहीं जेवियर के भाई को गोली मार दी और फिर वेरोनिका के साथ अगले प्लान के लिए गाड़ी में बैठ गया। जेवियर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे एक वेटर बने आतंकी ने कमरे की चाबी दी। वह लिफ्ट से ऊपर गया और कमरे के फ्रिज से छिपाई गई बंदूक निकाल ली। राष्ट्रपति की हत्या की खबर सुनकर जेवियर कमांड सेंटर में घुसा और वहां मौजूद सभी लोगों को गोली मार दी। दूसरी तरफ एक और आतंकी ने अपने शरीर पर बम बांधा और मुख्य लॉबी में जाकर उसे विस्फोट कर दिया। धमाके के बाद कई एजेंट नीचे की ओर भागे। इस मौके का फायदा उठाकर जेवियर ने मास्क पहना, दरवाजे पर खड़े गार्ड को चुपचाप मार दिया और अंदर घुसकर राष्ट्रपति के पास मौजूद सभी लोगों को गोली मार दी। उधर सुआरेज ने सही समय देखकर मंच के नीचे रखा बम भी उड़ा दिया। फिर वह खुद पैरामेडिक मेडिकल स्टाफ बनकर वेरोनिका के साथ होटल पहुंचा। सीधे ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन एक एजेंट ने उन्हें रोक लिया, इसलिए सुआरेज ने वेरोनिका को अकेले भेज दिया। जब वेरोनिका उस मंजिल पर पहुंची, तब जेवियर राष्ट्रपति को काबू में लेकर आगे बढ़ रहा था। वेरोनिका ने हाथ उठाया, जिससे राष्ट्रपति बेहोश हो गए और फिर वह जेवियर के साथ लिफ्ट में चली गई। इस समय तक भी जेवियर को यह नहीं पता था कि उसके भाई की हत्या हो चुकी है। उसने राष्ट्रपति पर बंदूक तान रखी थी। वेरोनिका ने बिना किसी भाव के कहा कि वह उसके भाई को मिलने की जगह पर ले आएगी। शक होने के बावजूद जेवियर के पास कोई विकल्प नहीं था। वह मुड़कर भाग गया और पुलिस की वर्दी पहनकर आगे के इंतजार में खड़ा हो गया। सुआरेज और वेरोनिका ने सबके सामने ही राष्ट्रपति को एम्बुलेंस में डालकर बदल दिया
और कैमरामैन के साथ वहां से भाग गए, लेकिन रास्ते में एक तेज मोड़ आने से राष्ट्रपति वैन के पीछे गिर पड़े। आगे बढ़ते समय उन्हें भागते हुए एनरिक मिले। सुआरेज ने ठंडे अंदाज में वेरोनिका से कहा कि अतिरिक्त लोगों से निपट लो। वेरोनिका ने बिना हिचकिचाए कैमरामैन को गोली मार, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि राष्ट्रपति होश में आ चुके हैं और चुपचाप एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठा लिया है। उसी समय बार्न्स ब्रॉडकास्ट वैन में पहुंच गया और घटना से पहले की फुटेज मांगी। वहां उसने स्क्रीन पर टेलर को पुलिस की वर्दी में जाते हुए देखा। बार्न्स तुरंत समझ गया कि टेलर ही गद्दार है। टेलर ने धमाके का फायदा उठाकर अपने ही साथी एजेंट को मार दिया और कमरे में छिपी स्नाइपर राइफल ले ली। सच्चाई जानकर बार्न्स गुस्से में आ गया और टेलर का पीछा किया, लेकिन वह पुलिस कार लेकर भाग चुका था। आपात स्थिति में बार्न्स ने सड़क से एक कार छीन ली और उसका पीछा शुरू कर दिया। साथ ही उसने वॉशिंगटन को टेलर की गद्दारी की खबर दी, लेकिन वहां से पता चला कि असली राष्ट्रपति का अपहरण हो चुका है। यह सुनकर बार्न्स और ज्यादा परेशान हो गया। दूसरी तरफ टेलर को अभी तक पता नहीं था कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। उसने जेवियर को रास्ते में उठा लिया। तभी उसने देखा कि बार्न्स उसका पीछा कर रहा है। टेलर ने तेजी से गाड़ी भगाई और दोनों के बीच तेज पीछा शुरू हो गया। जेवियर बेचैन हो गया और टेलर पर बंदूक तानकर उसे मिलने वाली जगह पर जाने को कहा। टेलर मजबूर हो गया और बोला कि पहले बार्न्स से छुटकारा पाना होगा। अपने भाई के लिए जेवियर ने परवाह नहीं की और बार्न्स पर गोली चलाने लगा। बार्न्स बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन सड़क पर ध्यान न देने के कारण एक ट्रक से टकरा गया और दीवार से जा भिड़ा। टेलर ने राहत की सांस ली और मिलने वाली जगह पहुंच गया, जहां उसे एनरिक मिला। जेवियर तुरंत कार से उतरा और अपने भाई के बारे में पूछा। जैसे ही एनरिक ने कुछ करने की कोशिश की, जेवियर ने उसे गोली मार दी। मरते हुए एनरिक को देखकर उसे अचानक समझ आया कि दोनों को वेरोनिका ने धोखा दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय बार्न्स भी वहां पहुंच गया और जेवियर के साथ गोलीबारी शुरू हो गई। टेलर ने गाड़ी चालू की। जेवियर दौड़कर गाड़ी से लटक गया और अपने भाई के बारे में पूछने लगा। अब टेलर ने सच बता दिया कि उसका भाई मर चुका है और उसने जेवियर को गोली मार दी। लेकिन तभी बार्न्स ने लगातार गोलियां चलाईं। एक गोली शीशे को पार करती हुई टेलर को लग गई। गाड़ी दीवार से टकरा गई। बार्न्स ने टेलर को बाहर खींचा और गुस्से में पूछा कि उसने धोखा क्यों दिया। मरते हुए टेलर ने बस इतना कहा, यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, और उसकी मौत हो गई। उधर सुआरेज एम्बुलेंस चला रहा था। राष्ट्रपति चुपचाप उठे और ऑक्सीजन सिलेंडर से वेरोनिका के सिर पर वार किया। गाड़ी के अंदर अफरा तफरी मच गई। सुआरेज को राष्ट्रपति को काबू में करने में वेरोनिका की मदद करनी पड़ी। तभी उसने देखा कि सड़क के बीच में अन्ना खड़ी है। सुआरेज घबरा गया और गाड़ी मोड़ दी। एम्बुलेंस का नियंत्रण बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गई। उसी समय हावर्ड ने दौड़कर अन्ना को बचा लिया। हावर्ड अन्ना की तरफ दौड़ रहा था। पास में मौजूद बार्न्स धमाके की आवाज सुनकर वहां पहुंचा और अपनी बंदूक लेकर जांच करने लगा। उसने देखा कि वेरोनिका मर चुकी है। उसने सावधानी से एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खोला और अंदर राष्ट्रपति को देखा, फिर तुरंत उनकी ओर बढ़ा। तभी सुआरेज की आंखें अचानक खुल गईं। उसने बार्न्स पर गोली चलाने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन बार्न्स ने तेजी से उसे काबू में कर लिया। इस तरह इस बड़ी साजिश का अंत हो गया। सब कुछ शांत हो गया। हावर्ड को उसकी पत्नी का फोन आया। उसकी चिंता भरी बातों ने हावर्ड का दिल छू लिया और उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार अब भी उससे प्यार करता है। उधर बार्न्स राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर की ओर जा रहा था। उसके कदम मजबूत थे और नजरें स्थिर थीं, क्योंकि बार्न्स समझ चुका था कि उसने न सिर्फ राष्ट्रपति की जान दोबारा बचाई, बल्कि अपने डर और मानसिक कमजोरी पर भी जीत हासिल कर ली। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।